शामी फौज ने शाम के शुमाल मगरबी सूबे इदलिब में फजाई हमले किए। इस हमले में कम से कम 10 शहरी हलाक जबकि 13 जख्मी हो गए। महलूकीन में 2 खवातीन भी शामिल हैं। शाम की सूरत हाल पर निगाह रखने वाली इंसानी हुकूक की तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने भी इन हलाकतों की तस्दीक की है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता इख्तितामी हफ्ते से इदलिब में फरीकैन के दरमियान लड़ाई में दोबारा शिद्दत पैदा हो गई है। उधर जंगज़दा शाम से घर बार छोड़कर लबनान में पनाह लेने वाले रिफ्यूजियों को सर्दी के इस मौसम में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये पनाहगुज़ीर बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। लबनान में हालिया दिनों में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। عايشين بالدين عم يتدينوا وهلا من صار الوضع بلبنان كمان شوي وقفوا الدين ما عاد حدا يدينهم يعني بعضهم مثل ما حكى معك الحجي عم ياكلوا هلا خبز وشاي يعني وضع سيء كثير। खबर इराक से है, जहां गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों के नतीजे में तकरीबन 400 शहरियों की हलाकत के बाद इराकी पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म अब्दुल महदी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर गौर के लिए इतवार के रोज इराकी पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाया गया था, जिसमें वोटिंग के जरिए वज़ीर आज़म का इस्तीफा कबूल कर लिया गया। इराक के सदर अब मुल्क के नए वज़ीर आज़म को नामजद करेंगे। दूसरी जानिब मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म अब्दुल महदी के इस्तीफे को समंदर में कतरे के मानिंद बताया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। इराक की पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म अब्दुल महदी का इस्तीफा किया मंजूर। पार्लियामेंट में वोटिंग के जरिए वज़ीर आज़म का इस्तीफा मंजूर। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे की वजह से वज़ीर आज़म हुए हैं मुस्ताफ़। इराक की पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इराकी पार्लियामेंट की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक ऐवान के इजलास में शरीक मेंबरान की रायशुमारी से वज़ीर आज़म का इस्तीफा कबूल किया गया। रायशुमारी में असेंबली के 329 मेंबरान में से 241 ने शिरकत की। वाज़ेह है कि इराक पर अमेरिकी कब्जे के बाद आदिल अब्दुल महदी ने मुल्क के 5वें वज़ीर आज़म की हैसियत से अक्टूबर 2018 को अपने फराइज का आगाज किया था। ताहम 2 माह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुए एहतजाजी मुजाहरों की वजह से 29 नवंबर को वो मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर हो गए थे। मुजाहिरीन हुकूमत से मुलाजिमत, बदनवानी के खात्मे और बेहतर शहरी सहूलियात देने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि इराक में शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा ने मुजाहिरीन के खिलाफ सरकारी फोर्सेस के इस्तेमाल की सख्ती से मजम्मत की और नई हुकूमत के क़याम का मुतालबा किया। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने मुजाहिरीन के खिलाफ मुसलसल आतिशी असलहे के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया था। वाज़ेह है कि अक्टूबर के अवाइल में बगदाद समेत इराक के दीगर शहरों में शुरू होने वाले मुजाहिरों के नतीजे में अब तक 400 अफराद हलाक जबकि हजारों शहरी जख्मी हो चुके हैं। 29 नवंबर को मुजाहिरीन के एक गिरोह ने नजफ शहर के जुनूबी इलाके में वाक़ ईरानी कौंसल खाने को भी आग लगा दी थी। ईरानी कौंसल खाने पर ये 1 माह में दूसरा हमला था। इससे पहले करबला में ईरानी कौंसल खाने पर 3 हफ्ता पहले हमला हुआ था। ख्याल रहे कि बैनुल-अक़वामी तंजीम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक बदउनवान तरीन मुमालिक की फहरिस्त में इराक का 12वां नंबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इजराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की मुश्किलें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती नजर आ रही हैं। बदउनवानी के इल्जामात में घिरे इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ बड़े अवामी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इसराइल के साहिली शहर तेल अबीब में हजारों अफराद वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल पड़े और उनसे इस्तीफा देने का मुतालबा करने लगे। तेल अबीब में हुए बड़े अवामी मुजाहरे में नेतन्याहू को बदउनवान पुकारा गया। मुजाहिरीन इसराइली परचम थामे हुए थे और वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ये एहतजाजी मुजाहरे इसराइल की मूवमेंट फॉर क्वालिटी गवर्नमेंट इन इसराइल की तरफ से मुनज़्ज़म किए गए थे। मुजाहिरीन ने मजबूत इसराइल और मजबूत जमहूरियत के हक में बैनर्स उठा रखे थे। बिन्यामिन नेतन्याहू इसराइली तारीख के ऐसे पहले वज़ीर आज़म हैं जो कि इक़्तिदार में हैं और जिन पर
धोखा दही, रिश्वत सतानी और एतमाद की खिलाफ वर्जी की फर्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है। चंद रोज पहले इसराइल की खातून उस्ताद ने भी क्लासरूम से वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तस्वीर उतार दी थी। ये वाकया इसराइली सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस खातून टीचर का मौक़िफ़ था कि कोई बदउनवान सरबराह बच्चों के लिए रोल मॉडल नहीं हो सकता। दूसरी जानिब नेतन्याहू इन इल्जामात को मुस्तरद करते नजर आ रहे हैं और अपने ओहदे से मुस्ताफी होने से भी इनकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि उनके खिलाफ बगावत की एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि वो तब तक मुस्ताफी नहीं होंगे जब तक कि उन्हें सजा नहीं सुनाई जाती। नेतन्याहू को अपनी सियासी जमात लिकुड पार्टी के अंदरूनी हलकों की मुखालफत का भी सामना है। लिकुड पार्टी के एक सीनियर लीडर गेदोन सार ने मुतालबा किया कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल पार्टी की क़यादत के लिए भी इंतखाबात कराए जाएं। पार्लिमानी नशिस्तों के एतबार से इसराइल की सबसे बड़ी सियासी जमात ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के रहनुमा बेनी गेंट्स ने भी कहा है कि इल्जामात आयद किए जाने के बाद नेतन्याहू के पास इखलाकी एतबार से इख्तियार नहीं रहा कि वो कौम की तकदीर के फैसले करे। नेतन्याहू इसराइल के तवील तरीन अरसे तक बरसरे इख्तिदार रहने वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मगरबी किनारे में इजरायली फौज की फायरिंग में हलाक हुए 18 साला फिलिस्तीनी नौजवान की नमाज जनाजा अदा की गई। इजरायली फौज की फायरिंग में खालिद बदावी नामी नौजवान की मौत हो गई थी। मकामी हिलाल अहमर सोसाइटी के तर्जुमान ने बताया कि शदीद जख्मी खालिद बदावी को इलाज के लिए नहीं ले जाया गया, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। तर्जुमान के मुताबिक इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने जख्मी नौजवान को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस को आगे नहीं बढ़ने दिया। वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से शदीद जख्मी फिलिस्तीनी नौजवान की मौत हो गई। ओमान के वजीर ममलिकत खारजा यूसुफ बिन अलवी ने पीर को तेहरान में ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अबनाए हुर्मुज में अमन समेत मुख्तलिफ बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यूसुफ बिन अलवी के साथ एक आला सतह का वफ्द भी तेहरान आया है। माजी में मस्कत ने कई मरतबा ईरान और अमरीका के दरमियान मसालिहत कराने का किरदार अदा किया है। ईरान में आइंदा इंतखाबात के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए 21 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ईरानी गार्डियन काउंसिल अहल उम्मीदवार की अहलियत का जायजा करके उम्मीदवारों के हतमी नामों का ऐलान करेगी। ये इंतखाबात ईरान के सदर हसन रूहानी के लिए एक बड़ा चैलेंज समझा जा रहा है। ईरानी पार्लियामेंट 290 नुमाइंदों पर मुश्तमिल है, जो अवाम के बराह रास्त वोटों के जरिए 4 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। یایی که صورت گرفته بین همه دستگاه‌های اجرایی و شورای محترم نگهبان و آمادگی‌هایی که در 208 فرمانداری ما که حوزه‌های انتخابی هستند این ثبت‌نامه‌ها شروع شد. आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के नए डायरेक्टर जनरल राफेल मेरिनो ग्रोसी ने कहा है कि बहुत जल्द ही IAEA की टीम ईरान के जौहरी प्लांट का जायजा लेगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि IAEA की तहकीकाती टीम पूरी तरह आजादाना और मुनसिफाना तौर पर अपना काम अंजाम देगी। वाज़ेह है कि इससे कबल IAEA की टीम पर ईरान की जानिब से इल्जामात आयद किए गए थे। That when it comes to inspection safeguards, I will be firm and fair. Firm and fair. These are the two guiding principles I will observe. An inspector needs to be firm. Always. An inspector is not a friend. He's someone who comes and needs to ascertain the facts without bias, without agendas, in an objective and an impartial way. सऊदी अरब ने दुनिया के 20 बड़ी मईशतों के ग्रुप यानी G20 की सदारत संभाल ली है। सऊदी अरब यह मनसब संभालने वाला दुनिया का पहला मुल्क है और वो अगले बरस नवंबर में G20 के सरबराही इजलास की मेजबानी भी करेगा। अभी तक यह सरबराही जापान के पास थी, जिसने इतवार के रोज यह सरबराही सऊदी अरब के हवाले कर दी है। यह खास रिपोर्ट देखिए।
सऊदी अरब ने संभाली G20 की सदारत। G20 की सदारत संभालने वाला पहला अरब मुल्क बना सऊदी अरब। रियाज में 2020 में होगा G20 का आइंदा इजलास। सऊदी अरब के लिए दुनिया को अपना रुसूख दिखाने का बेहतरीन मौका। सऊदी प्रेस एजेंसी के जारी करदा बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब G20 ममालिक की सरबराही संभाल रहा है और इसका आइंदा इजलास सन 2020 में रियाज में होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इस हवाले से तारीफ करते हुए कहना था कि बैनुल अक़वामी इत्तेफ़ाक़ राय की तश्कील के लिए ये एक शानदार मौका है। बताया जाता है कि इस सरबराही के दौरान सऊदी अरब 100 से ज़ायद इवेंट्स का इनेकाद कराएगा, जिनमें आला सतही इजलास भी शामिल होंगे। माहिरीन के मुताबिक इसके साथ ही सऊदी अरब दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है जिससे ये सरबराही सौंपी गई है। इस सरबराही को मरकजी तजादात का भी सामना है। माहौलियाती और डेमोग्राफिक तब्दीलियाँ, कम शरह पैदाइश, शहरियों की उम्र में औसतन इजाफा अहम मसाइल हैं, लेकिन अवामियत पसंदी और नेशनलिज्म की वजह से ये ममालिक कोई भी मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल अपनाने में नाकाम रहे हैं। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने G20 ममालिक से मुतालबा किया है कि वो सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाएं ताकि वो अपने नाक़िदीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करें। सऊदी अरब ने इंसानी हुकूक के मुतअद्दिद कारकुनों, सहाफ़ियों और सियासी मुखालिफिन को जेल में डाल रखा है। सऊदी अरब में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद इस मुल्क पर खासी तनकीद होती रही है। ख्याल रहे कि इस नए एजाज़ से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दुनिया में अपनी हुकूमत का असर और रसूख दिखाने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अफगानिस्तान में तालिबान की कैद से 3 बरस बाद रिहाई पाने वाले ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर टिमोथी के दिल में तालिबान के लिए हमदर्दी है। प्रोफेसर टिमोथी ने कहा है कि उनके दिल में अपने अगवाकारों के लिए कोई नफरत नहीं है। पचास साला ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर टिमोथी वैक्स और उनके अमरीकी साथी केविन किंग को हाल ही में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों के तबादले की एक डील के नतीजे में रिहाई मिली है। तालीम के शोबे से वाबस्ता ऑस्ट्रेलियाई शहरी टिमोथी वैक्स ने एक तवील अरसे तक अफगानिस्तान में तालिबान की कैद भुगतने के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि उनकी रिहाई के लिए अमेरिकी फौज ने कई बार कार्रवाई की, मगर ये फौजी दस्ते उन तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए। टिमोथी वैक्स ने कहा कि ताहम उन्होंने कभी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में अमेरिका के खुसूसी दस्तों ने कम से कम 6 मरतबा उनको तालिबान की कैद से बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन किए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हो सकी। उन्हें उम्मीद थी कि एक न एक दिन उनको रिहाई मिलेगी। टिमोथी वैक्स ने तालिबान के ताल्लुक से अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि वो प्यारे लोग हैं, मैं उनसे बिल्कुल नफरत नहीं करता, बल्कि उनमें से तो कुछ ऐसे थे जिनके लिए मेरे दिल में एहतराम और शफकत के जज्बात हैं। उनमें से कुछ बड़े रहमदिल थे और मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि वो इस सूरत हाल पर कैसे पहुँचे। उन्होंने मजीद कहा कि मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग शायद ये न माने, लेकिन उन्हें एहसास है कि उनकी हिफाजत पर तैनात तालिबान भी फौजी थे और वो किसी के अहकामात पर अमल दरामद करने के पाबंद थे। वाज़ेह रहे कि 3 बरस कबल टिमोथी वैक्स और उनके अमरीकी साथी प्रोफेसर केविन किंग को भी काबुल में अमरीकी यूनिवर्सिटी के बाहर से अगवा कर लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तुर्की और फ्रांस के रिश्तों में तल्खियां बढ़ती रही हैं। दोनों ममालिक की लीडरशिप एक दूसरे पर तनकीद करने का कोई मौका नहीं गंवा रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। तुर्की और फ्रांस के दरमियान एक दूसरे पर तनकीद करने और इल्जामात आयद करने का सिलसिला जारी है। दोनों ममालिक के रिश्तों में खलीज है कि बढ़ती जा रही है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रो ने तुर्की के जरिए शुमाली शाम में किए गए हमले पर शदीद तनकीद की थी। फ्रांसीसी सदर की इस तनकीद को सख्ती के साथ तुर्की ने न सिर्फ मुस्तरद कर दिया, बल्कि फ्रांसीसी सदर मैक्रो पर दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने का संगीन इल्जाम आयद कर दिया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा चाउश ओगलू ने इल्जाम लगाया कि मैक्रो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने में पेश है।
चाउशओग्लू ने कहा कि अगर मैक्रों दहशतगर्द तंजीम को अपना इत्तेहादी कहेंगे तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। तुर्क वजीर खारजा ने कहा कि मैक्रो यूरोप के लीडर बनना चाहते थे मगर वो नाकाम हो गए। उन्होंने कहा कि अभी यूरोप में एक खला है और मैक्रो यूरोप के लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन लीडरशिप कुदरती होती है। हालिया दिनों में दोनों ममालिक के रिश्तों में उस वक्त तलखियां बढ़ गई थी जब फ्रांस के सदर मैक्रो ने शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के एक ऑफिसर की मेजबानी की थी। तुर्की इस तंजीम के एक हिस्से को दहशतगर्द करार देता आ रहा है। वाज़ेह रहे कि ये दोनों ममालिक नेटो के रुकन हैं। इससे पहले मैक्रो ने नेटो को ज़हनी तौर पर मुर्दा करार दे दिया था। उन्होंने कहा था कि नेटो के मेंबर ममालिक को बेदारी की ज़रूरत है क्योंकि बहुत से अहम मामलात पर ये ममालिक आपस में मुशावरत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तुर्की के शुमाली शाम में फौजी हमले पर नेटो की खामोशी पर भी तनकीद की। तुर्की और उसके नेटो इत्तेहादियों के दरमियान ताल्लुकात तब से ख़राब हैं जब से अंकारा ने रूस से रवा बरस के आगाज़ में ज़मीन से फ़िज़ा में निशाना बनाने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में आज से अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी क्लाइमेट समिट का आगाज हो गया। यह समिट 13 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसमें तकरीबन 200 ममालिक के वफूद और कई बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं जो आबो हवा में तब्दीली और इसके असरात पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। समझा जाता है कि इस इजलास में ये लीडरान ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक किसी अहम मुआहदे पर इत्तेफाक कर लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी ने मौसमियाती तब्दीली को शिकस्त देने की अपील की है। ये 25वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP25 है जो स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में शुरू हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी क्लाइमेट समिट 13 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस इजलास में तकरीबन 200 ममालिक के वफूद और कई बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं जो आबो हवा की तब्दीली और इसके असरात पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। समझा जाता है कि इस इजलास पर ये लीडरान ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक किसी अहम मुआहदे पर इत्तेफाक कर लेंगे। कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से एक तरफ जहां अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया के हर तबके से क्लाइमेट में तब्दीली को शिकस्त देने की अपील की, वहीं यूरोपीय यूनियन कमीशन के नौमुंतखब सदर ने सब्ज इनकलाब का नारा दिया है। A strong appeal to political leaders here today is please do lead, do not follow. Because societies are moving, business communities are moving, local authorities are moving, the youth is moving. It is for political leaders to be able to take profit of this movement and to lead for us to be able to defeat climate change. We have brought our planet to its knees. Now we need to dramatically change how we do things and revolutionize our approach. We have had the industrial revolution, the technological revolution. Now it's time for the green revolution. दरअसल आज से शुरू हुई ये कॉन्फ्रेंस पहले चिली में मुनक़िद होने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त में लातीनी अमरीकी मुल्क की हुकूमत ने सियासी इंतशार के तनाजुर में इसकी मेज़बानी से माजरत कर ली थी। चिली के इनकार के बाद स्पेन ने कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराने की हामी भरी थी। इस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ से कबल पीर के रोज़ ऑक्सफैम ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया है कि मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में जगह जगह लगने वाली जंगलाती आग, समुद्री तूफ़ानों, सैलाब और दीगर शदीद मौसमी हालात की वजह से पिछले 10 वर्षों में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद बेघर हुए। इस तंजीम के मुताबिक गर्चे इन कुदरती आफात के मुतासरीन वक्ती तौर पर या आर्जी बुनियादों पर बेघर हुए, ताहम इतनी बड़ी तादाद मुहक्किकीन के लिए हैरत की बात है। इमदादी तंजीम ऑक्सफैम ने खबरदार किया है कि अगर इस ज़िम्न में इक़दामात न किए गए तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। ऐसे में तवक्को की जा रही है कि ये कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज के खतरात से निपटने के सम्त में एक संगमील साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप रवां हफ्ते मुआखज़े के लिए होने वाली समात में शरीक नहीं होंगे। व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में वाज़ेह कर दिया है कि ऐवान नुमाइंदगान के अंदर सदर के मुमकिना मुआखज़े के सिलसिले में जारी कार्रवाई में सदर डोनाल्ड ट्रंप या उनके वकील शरीक नहीं होंगे।
अमरीकी सदर की रिहाइशगाह व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके वकला इस हफ्ते मुआखजे के लिए होने वाली समाअत शिरकत नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि मुआखजे की कार्रवाई में मुबैना अदम शफाफियत की वजह से ये फैसला किया गया है। व्हाइट हाउस के वकील पेट सिप्लोनी ने जुडिशियल कमेटी के चेयरमैन को एक खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि हमसे तवक्को नहीं की जा सकती कि हम किसी समाअत में हिस्सा लेंगे क्योंकि अब तक गवाहों की निशानदही नहीं की गई। खत में मजीद कहा गया है कि अब तक ये भी वाज़ेह नहीं है कि आया जुडिशियल कमेटी इजाफी समाअतों के जरिए अमरीकी सदर को मुनसिफाना अमल के जरिए इंसाफ का मौका फराहम करेगी या नहीं। सिप्लोनी ने वाज़ेह किया कि बुध को मुआखजे की समाअत में व्हाइट हाउस की तरफ से कोई पेश नहीं होगा। अलबत्ता उन्होंने मुस्तकबिल करीब में होने वाली समाअतों में शिरकत से इनकार नहीं किया। ताहम उनकी तरफ से इशारा दिया गया कि पहले डेमोक्रेटिक्स को समाअत के तरीक़ेकार में रियायतें देना होंगी। वाज़ेह है कि ऐवान नुमाइंदगान की जुडिशियल कमेटी की तरफ से सदर ट्रंप को इतवार तक का वक्त दिया गया था कि वो बताएं कि क्या वो बुध के रोज होने वाली समाअत के लिए अपना वकील भिजवा रहे हैं या नहीं। ऐवान नुमाइंदगान की खुसूसी कमेटी का इजलास बुध 4 दिसंबर को होगा। ख्याल है कि अमेरिका के सदर पर यह इल्जाम है कि उन्होंने यूक्रेन के सदर पर दबाव डाला था कि वो साबिक अमरीकी नायब सदर और 2020 के सदारती इंतखाबात में उनके मुतवक्का हरीफ जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात कराएं। ट्रंप पर यह इल्जाम भी है कि उन्होंने दबाव डालने के लिए यूक्रेन की फौजी इमदाद रोकने की धमकी भी दी थी। ताहम सदर ट्रंप ने 12 मुआखजे की कार्रवाई को मजाक और इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मैक्सिको में मुश्तबा कार्टेल अरकान और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान गोलीबारी में 20 अफराद हलाक हो गए। यह वारदात शुमाल मशरिकी मैक्सिको के कोयहेला में हुई। यह इलाका अमरीकी सरहद के बिल्कुल करीब है। इस वारदात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में हैं और उन्होंने कार्टेल मेंबरान को दहशतगर्द करार देने की बात भी कही है। खबर उर्दन से, जहां एक घर में आग लगने से 8 बच्चों समेत 13 पाकिस्तानी तारिकीन वतन हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा रही है। उर्दन के सिविल डिफेंस हुकाम का कहना है कि इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक पीर की सुबह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हुकाम का कहना है कि मुकम्मल तहकीकात के बाद जामे रिपोर्ट जारी की जाएगी जिसमें आग लगने की तमाम तर वजूहात के बारे में बताया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर में आग लगने का वाकया मशरिकी उर्दन के इलाके करामे में पेश आया जहां 2 पाकिस्तानी खानदान मुकीम थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी हमनसब शी जिनपिंग की मौजूदगी में पीर को रूस से चीन के लिए गैस की तरसील मुमकिन बनाने के मकसद से पाइपलाइन की तामीर के मंसूबे का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया। पाइपलाइन मंसूबे को चीन और रूस के सियासी और इक्तिसादी ताल्लुकात में मजीद बेहतरी का सबूत करार दिया गया। इसकी तामीर मुकम्मल और फाल होने पर रूस को चीन से $400 बिलियन की खतीर रकम हासिल होगी। रूसी इलाके साइबेरिया से जुनूब मगरबी चीन तक इस पाइपलाइन की लंबाई 6000 किलोमीटर होगी और इसकी तामीर तकरीबन 3 बरसों में मुकम्मल होगी। सन 2025 में इस पाइपलाइन से चीन को गैस की फराहमी में 38% इजाफा करने का फैसला भी किया गया है। году 70-летие установления дипломатических отношений. И в этом же году мы начинаем поставки в Китай российского трубопроводного газа. Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень. Приближает нас к решению поставленные вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем задачи доведения двухстороннего товарооборота в 2024 году до $200 миллиардов. बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन, लेबर पार्टी के लीडर जेरेमी कार्बन और लंदन के मेयर सादिक खान ने जुमे को लंदन ब्रिज पर हुए हमले में हलाक हुए अफराद की याद में मुनक्किद हुई बेदारी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर महलूकीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। वाज़ेह है कि जुमे को उस्मान खान नामी एक हमलावर ने लंदन ब्रिज पर चाकू से हमला करके 2 अफराद को हलाक जबकि 3 अफराद को जख्मी कर दिया था। Defeat this hatred is not by turning on one another, but it's by focusing on the values that bind us, to take hope
from the heroism of ordinary Londoners and our emergency services who ran towards danger, risking their lives to help people they didn't even know. And it's also मेरठ की स्पोर्ट्स सनत और यहां तैयार होने वाले खेल के सामान सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी खास पहचान रखते हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली जैसे हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी जहां मेरठ के स्पोर्ट्स किट का इस्तेमाल करते हैं, वहीं मेरठ में तैयार क्रिकेट बैट, ग्लव्स और पैड को पसंद करने वालों में बड़ी तादाद गैर मुल्की इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ियों की भी है जो वक्तन फौक्तन खुद मेरठ आकर जरूरत के मुताबिक अपनी पसंद का सामान खरीदते हैं। क्रिकेट किट खरीदने आज मेरठ पहुंचे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कैस अहमद से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। को स्पोर्ट्स नगरी भी कहा जाता है और यहाँ स्पोर्ट्स गुड की पूरी इंडस्ट्री है और इसी वजह से इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यहाँ पर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ कैस अहमद जो अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ की टीम में खेलते हैं, यहाँ मौजूद हैं। क्या चीज़ें आपको मेरठ खींच लाती हैं? आप लोगों को इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं, सामान ख़रीदते हैं, अपना जो भी ज़रूरत होती है, क्या चीज़ें आप लेने आए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक तो अनिल भाई को कह रहा हूँ। यहाँ जो है बैट बहुत अच्छा है एसएफ कंपनी का और जो हमारे स्पॉन्सर्स है ये है एसएफ है। हमारे सारे नेशनल प्लेयर्स भी एसएफ पे खेलता है और ये इसके लिए खेलता है कि ये बहुत अच्छा बैट बनाता है और अच्छा बैलेंस बैट बनाता है। और भी पहले से ही ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन इकोनॉमी जो है अभी स्लो डाउन आया, उसका कुछ असर लगता है कि चीज़ों पे पड़ा, जैसे कीमत बढ़ गई चीज़ों की, या फिर आपको लगता है कि जो क्वालिटी पे कुछ फ़र्क आया? मुझे तो पता नहीं है कि कितना फ़र्क आया है कि नहीं आया है। मैं जो फर्स्ट टाइम सीपीएल के लिए जा रहा था उस टाइम पर सिर्फ पर खेला था, उस टाइम भी सिर्फ बैट अच्छा था। अभी जो मैं नया फिर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अभी भी ये अच्छा है, इसके लिए साइन। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। शब बखैर।